गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर। पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जो था कोल्ड फोर। आज उसी का सेकेंड चैप्टर, आप मान सकते हैं उसी का सेकेंड पार्ट, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम शुरू कर रहे हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हम पहले पढ़ते हैं रशिया के लीडर्स के बारे में। रशिया के लीडर्स कौन कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, ये थे 1917। रशिया के अंदर क्या हुआ था? रेवोल्यूशन हुआ था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। इसमें क्या था, रशिया के जो लोग थे और जो लीडर्स थे उनका ये मानना था जो सोशलिस्ट ग्रुप है, जो सोशलिस्ट ग्रुप मतलब कि इकोनॉमी, जो सोशलिज्म, हमने पिछली बार कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पढ़ा था, इसमें सोशलिज्म क्या था? जिसके अंदर सारी इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, वो था सोशलिज्म। तो इन्होंने सोशलिज्म को बढ़ावा दिया था। 1917 में रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें सोशलिज्म को बढ़ावा मिला और व्लादिमीर लेनिन थे, वो बने यहाँ के लीडर। फिर जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव। अच्छा, मैंने आपको पिछली बार कुछ पढ़ाया था, कुछ क्या कोल्ड वॉर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने निकिता क्रुश्चेव की बात की थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि निकिता क्रुश्चेव की जो मैंने बात की थी वो कौन से ईयर में की थी। मतलब निकिता क्रुश्चेव की जो मैंने बात की थी वो मैं बता देती हूँ। मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में इनकी बात की थी। क्यूबन क्राइसिस के अंदर इनका जिक्र आया था। तो क्यूबन क्राइसिस था वो कब हुआ था? आप जरूर कमेंट करके बताना। आगे आते हैं रेनॉल्ड बैरविस और मिखाइल गोर्बाचेव। भाई साहब, ये सबसे मतलब होनहार लीडर कह सकते हैं हम इनको। होनहार तो नहीं, हम इन लीडर के बारे में पढ़ेंगे। बाद में था बोरिस जेलस्टाइन। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जानिए। 1985 से 1991 तक ये रहे थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे थे। अब मैं आपको 1917 के उस वॉर के बारे में, मतलब उस रेवोल्यूशन के बारे में बताती हूँ। देखिए क्या था, सोशलिज्म के बारे में आप पहले अच्छे से पढ़ते हैं। सोशलिज्म, सोशलिज्म किससे बना? वर्ड क्या है? सोशल, मतलब कि हमारा ये समाज, समाज से बना सोशलिज्म, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। इसमें क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी है, मान लो कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, कोई भी इकोनॉमी है, वो सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। मान लो आपने एक कोई बिस्किट की फैक्ट्री खोली, अगर आप बिस्किट की फैक्ट्री खोलते हो तो आप ओनर हुए उसके, और ये क्या होगा? आपका प्राइवेट बिजनेस होगा। लेकिन अगर मान लो वो बिस्किट की फैक्ट्री गवर्नमेंट खोलती है, तो वो गवर्नमेंट खोलेगी बिस्किट की फैक्ट्री किसके लिए? सारे लोगों के लिए ना, कि सब लोग उसका फायदा उठा सके, इसके लिए वो बिस्किट की फैक्ट्री खोलेगी। तो यानी वेलफेयर के लिए जब कोई गवर्नमेंट काम करती है तो वो सोशलिज्म में काम करती है। और फिर क्या होगा? अगर मान लो वेलफेयर के लिए काम करेगी तो बिस्किट सभी लोगों को मिलेंगे, एक तो ठीक है, इक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी आएगी। और अगर मान लो बिस्किट की फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है वर्कर, उसको भी इक्वालिटी, मतलब वेलफेयर ही सोचेगी ना गवर्नमेंट तो हमेशा। तो मतलब सारी चीजों में इक्वालिटी होगी, वेजेस में इक्वालिटी, खाने पीने में इक्वालिटी, सब्सिडीज भी मिलेंगी, यानी सब कुछ आराम से चलेगा। एक इसका ना क्या होता है, कैपिटलिज्म का कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो अमीर होता है वो और अमीर होता जाता है, गरीब होता है वो गरीब और होता जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो क्या होगा? लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि भाई मैं अगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ या इंडस्ट्री बना रहा हूँ तो मेरे फायदा हो, चाहे मेरे वर्कर्स को मैं कम पैसा दे दूँ। पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसको देखा जाता है। लेकिन सोशलिज्म में इसको नहीं देखा जाता। इसमें क्या कहा जाता है कि सारे के सारे एक बराबर हो, सारे के सारे एक बराबर हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो। गोलगप्पे के ठेले पे तो दोनों को ही प्लेट लेके खाना पड़ेगा। अमीर को कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, गरीब ज्यादा नीचे नहीं रहेगा। ये सोशलिज्म का मानना था। ठीक है, कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं था, अमीर ज्यादा अमीर, गरीब ज्यादा गरीब। तो इसमें सारी इक्वालिटीज थी। और इसके अंदर मतलब इकोनॉमी थी वो किसके हाथों में थी? गवर्नमेंट के हाथों में थी। तो ये था हमारा सोशलिज्म। ये कौन लेके आया था? ये थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की। जहां पर भी आप देखो ना, मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, सोशलिज्म वाली विचारधारा। जैसे सोशलिज्म है वैसे ही है कम्युनिज्म, इसका दूसरा नाम ही मान लो।
कम्युनिज्म क्या होता है कि कम्युनिटीज बनाई जाती है, कम्युनिटीज बनाते बनाते कोई इकोनॉमिक कम्युनिटी के हाथ में, कम्युनिटी मतलब गवर्नमेंट उसके हाथ में होती है, उसको आप कम्युनिज्म बोलते हैं। वही सोशलिज्म हो गया, वही कम्युनिज्म हो गया। अब अगर आप आगे बात करें, जिसका भी आप जिस भी देश का आप रेड झंडा देखोगे वो मार्क्सवादी विचारधारा की होगी। मार्क्सवादी होगी तो कौन सी होगी? कैपिटलिज्म नहीं, कम्युनिज्म। जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले होंगे वो कम्युनिज्म वाले होंगे, जिनके फ्लैग्स रेड कलर के होंगे, रेड कलर के फ्लैग्स वाले ये होंगे। अब आगे हम अगर बात करें तो सोवियत सिस्टम क्या था? सोवियत सिस्टम में क्या था कि एक तो सोशलिज्म था, और इसमें ना लोगों को सोवियत संघ वाले मतलब जो यूएसएसआर के लोग थे वो सब्सिडीज बहुत प्रोवाइड करते थे। सब्सिडीज बहुत प्रोवाइड करते थे कि भाई किसी भी खाने पीने की वैल्यू में, किसी भी बेसिक नीड के अंदर कोई पैसे को कम कर दिया कि भाई लोग ज्यादा इसे खरीद सकें, लोगों की वेलफेयर के लिए काम हो गया। ऐसे ऐसी सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती थी यूएसएसआर। और इसकी ना यूएसएसआर की एक बहुत अच्छी, हम मान सकते हैं, जो रशिया और ये था ना, इसमें क्या था, मिनरल्स की कोई कमी नहीं थी। बहुत ज्यादा मिनरल्स है उसकी सोयल के नीचे। ऑयल की कोई कमी नहीं, मिनरल की कोई कमी नहीं, ऑयल की नेचुरली जो चीजें है ना वो इसमें बहुत पाई जाती। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे यूएसएसआर के अंदर। तो क्या हुआ था, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे होने की वजह से यहाँ का जो ट्रेड था वो अच्छा था, इकोनॉमी और बेटर होती जा रही थी। जो मान लो कि अर्बन एरिया है ना, और इसके दूर दराज के एरिया, दूर दराज के एरिया को हम बोलते हैं रिमोट एरियाज, उन एरियाओं तक भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना, इंडस्ट्रीज अच्छी होनी ये शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ था, रिमोट, ये तो मतलब सब कुछ अच्छा हो ही गया था, यानी ये सोवियत सिस्टम बिल्कुल सही से चल रहा था। पर क्या हुआ, क्या आई, कोल्ड वॉर आई। कोल्ड वॉर ने क्या कर दिया, कोल्ड वॉर में क्या था, कंपटीशन था यूएसएसआर का और दूसरा कौन था, यूएसए का। दोनों के कंपटीशन के अंदर ये बेचारा फंस गया। हुआ क्या वो बताती हूँ। दोनों के अंदर हुआ क्या, दोनों के अंदर हुआ ये कि देखो, अब पूरा मैं आपको पूरा सिनेरियो बताती हूँ। अब यूएसए है और ये है यूएसएसआर। यूएसए की टेक्नोलॉजी वेल एंड गुड है। यूएसए की स्पेस में जो भी वो मतलब छोटे मतलब क्या बोलते हैं अपन इसको, सैटेलाइट्स वगैरह, वो भी अच्छी हैं। यूएसए की मिलिट्री उससे भी अच्छी है। तो क्या किया यूएसएसआर ने, यूएसएसआर ने इसके साथ compete करना शुरू किया। क्या compete करना शुरू किया यूएसएसआर ने किया, अगर वो स्पेस में गया, उन्होंने भी स्पेस क्राफ्ट बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने भी सैटेलाइट्स को बहुत ज्यादा भेजना शुरू कर दिया, जिसका उनका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हुआ। यानी कि यूएसए वालों को compete करना शुरू कर दिया। यूएसए वालों ने 2 स्पेस में सैटेलाइट्स भेजी है, तो उन्होंने 4 भेज दी। फिर उन्होंने मिलिट्री के ऊपर खर्चा शुरू कर दिया कि इनके पास बहुत ज्यादा मिलिट्री ना स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इनकी अगर मान लो लाखों में स्ट्रेंथ है तो मैं करोड़ों में स्ट्रेंथ करूंगा। इनके पास जो बम वगैरह है, अगर वो कॉमन मिसाइल्स हैं तो मैं न्यूक्लियर लेके आऊंगा। मतलब इनका कंपटीशन ऐसे चल रहा था। और यूएसएसआर क्या कर रहा था, पागल, बदले के अंदर, बदले की आग में अपने आप को बर्बाद करता चला गया। कंपटीशन के अंदर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करने लग गया था यूएसएसआर, जिस वजह से क्या हुआ, इसकी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो गई, मतलब बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई, कोलैप्स हो गई। इसके कोलैप्स के कारण क्या हुआ, मतलब यूएसएसआर इंटरनली बहुत अच्छा था, इंटरनली मतलब इसका सोशल स्ट्रक्चर, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, लेकिन यूएसएसआर ने अपनी इस इंटरनल के ऊपर ध्यान न देते हुए बाहरी जो चीजें थी ना, यानी मिलिट्री हो गई, स्पेस हो गया और अदर चीजें होंगी, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कंपटीशन के चलते। इसलिए इसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई। 1991 तक आते आते सारी इकोनॉमी स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब ध्वस्त। ये था हमारा रशिया। अगर हम अब बात करें
अगली चीज की, वो था मिखाइल गोर्बाचेव। मतलब कोल्ड वॉर के कारण इसके साथ ऐसा हुआ। तो हम रियलिटी में पढ़ क्या रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ यूएसएसआर का। हमने पिछली बार पढ़ा कि भाई कोल्ड वॉर चल रही थी दो लोगों के बीच, यूएसए यूएसएसआर के बीच। जीता कौन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जीता तो हारा कौन, हारा तो हुआ उसके साथ क्या, वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो सोवियत के बारे में अच्छा चलो, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हम सोवियत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्वस्त सोवियत ही हुआ होगा, फिर जीता सोवियत होगा। आप सही जा रहे हो, हारा सोवियत था, जीता यूएसए था। सोवियत के हारने का कारण था क्या, वो पढ़ रहे। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी इकॉनमी इतनी अच्छी थी, लेकिन कंपटीशन के कारण इसकी इकॉनमी क्या होगी, ध्वस्त होती चली गई। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव का क्या इसमें रोल था, मैं आपको पूरा बताती हूँ हुआ क्या था। अब जैसे जैसे इसकी इकॉनमी ध्वस्त हुई ना, कि भाई पूरी इकॉनमी गई, तो लोगों को पता चलने लग गया कि भाई साहब यहाँ पे तो रहने का कोई फायदा ही नहीं है, ईस्ट में रहने का कोई फायदा नहीं है, वेस्ट में जाओ, यानी यूएसएसआर में रहने का कोई फायदा नहीं है, यूएसए के पास जाओ। तो लोगों ने यहाँ आना शुरू किया, इधर से इधर माइग्रेशन, इधर से इधर माइग्रेशन शुरू होने लग गए। इस वजह से क्या हुआ कि यूएसएसआर बिल्कुल ही कटता चला गया। यूएसएसआर के लोगों ने यूएसएसआर की गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, भाई हमें नहीं रहना आपके साथ। इसके साथ क्या थे, मैंने आपको बताया ना, यूएसएसआर था 15 देशों का एक यूनियन, सोवियत यूनियन था। लेकिन जब 1991 में ये टूटा, तो ये 15 के 15 देश इससे खारिज हो गए। रशिया मतलब इसका इंपॉर्टेंट बेस रहा, और सारे के सारे खारिज। ये जो वार्सा पैक्ट था वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था इस टाइम पे 1991 के। एक रीजन था, एक तो ये। अगर हम दूसरा रीजन जाने तो क्या हुआ था, जो मतलब जो यूएसए थी ना, वो अपर जाती गई और ये लोअर आता गया। अगर हम आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि भाई सच में डिसइंटीग्रेशन हुआ कैसे था। मिखाइल गोर्बाचेव था ना, इसका बहुत बड़ा रोल था इस डिसइंटीग्रेशन के अंदर। मैंने कहा ना बहुत होनहार था, इतना होनहार था कि यूएसएसआर को तोड़ दिया। इतना होनहार बंदा था ये, बहुत ज्यादा। सोच सकते हो ना आप, कितने बड़े यूएसएसआर को तोड़ डाला इसने, छोटी मोटी चीज थोड़ी है ये। अब हुआ क्या था, ये मिखाइल गोर्बाचेव था ना, वो 1985 से 1991 तक कम्युनिस्ट पार्टी का हेड रहता है। मैंने जैसे आपको बताया सोशलिज्म था, तो इनकी पार्टी हमेशा एक ही चलती थी। सोवियत की मैं एक और बात बता दूं आपको, कि इसकी पार्टी जो थी वो एक थी, मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम था पूरे सोवियत के अंदर। एक पार्टी रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा कोई और पार्टी ना तो लड़ सकती है ना बात, सिर्फ कम्युनिस्ट रहेगी। तो इसका लीडर बना था मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव की सारी सोच बहुत अच्छी थी, मतलब सोच का तो बंदा बहुत अच्छा था। ये चाहता था रिफॉर्म्स, टू रिफॉर्म द यूएसएसआर, रिफॉर्म करना चाहता था यूएसएसआर में। ये चाहता था कि हम ना वेस्टर्न जो चीजें हैं, जो मतलब यूएसए उसके साथ संधियां कर लें, उसको अपना दोस्त बना ले यूएसए को, ये ऐसा चाहता था। और ये चाहता था पॉलिटिकल रिफॉर्म किए थे इसने, मतलब पॉलिटी के अंदर रिफॉर्म किए थे, इकोनॉमी में रिफॉर्म किए थे, ठीक है, और सोशली रिफॉर्म करना चाहता था। मतलब तीनों रिफॉर्म ये करना चाहता था। सोशली तो ये क्या करना चाहता था कि वेस्टर्न के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे हों। इकोनॉमिकली ये क्या करना चाहता था कि हमारी इकोनॉमी अच्छी थी, तो इंटरनल पे ध्यान देना चाहता था। पॉलिटिकली क्या करता था, ये ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा थे, लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे सोवियत की ब्यूरोक्रेसी से। वहां पे हर जगह अथॉरिटी 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 होता था, तो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता था। इस वजह से वो पॉलिटिकल रिफॉर्म भी करना चाहता था। पॉलिटिकल रिफॉर्म की वजह से इसकी पार्टी के लोग इसको अपनाने से मना कर दिया। इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमी तो इसकी डाउन चली गई थी 1991 के अंदर। मैंने आपको कहा ना इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो गई, तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो सारे गए। तो पहला कंट्री लिथुआनिया, उसने कहा मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मेरे को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही बनूंगा, ऐसा लिथुआनिया ने कहा। तो ये इकोनॉमिक की वजह से हो गया। सोशली क्या था
कि ये चाहता था उसके साथ, वेस्टर्न के साथ हाथ मिलाना। तो लोगों को क्या था कि भाई इतने सालों से लड़ाई चल रही है 45 से 91 तक, और आज तो ऐसे लड़ाइयों के बीच में हाथ मिलाएगा, तो अच्छा थोड़ी लगता है। लोगों को फिर अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारा लीडर पहले तो लड़ाई करवाता है और अब हाथ मिलाने जा रहा है। तो लोगों ने इस वजह से भी विद्रोह कर दिया। तो मिखाइल गोर्बाचेव के जो डिसीजंस थे अच्छे, और कब उन्हें लगाना है वो उसको नहीं पता था। उसने गलत टाइम पे इन रिफॉर्म्स को लागू किया, जिस वजह से सारे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, सिर्फ एक गलत टाइम पे इस बंदे की वजह से। इसका बहुत अच्छी सोच थी, इसको कैसे लगाना है इसको ये नहीं पता था। अब क्या हुआ इसके रिफॉर्म्स के कारण, मतलब डिसइंटीग्रेशन होने लग गया। पहला 1989 के अंदर लिथुआनिया ने इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए बोला कि भाई मैं इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता हूँ, तो आ जाओ, मतलब भाई मेरे को बना दो। यूएसएसआर को बोला कि मेरे को बना दो। तो क्या हुआ कि लिथुआनिया के ये कहने पे बलाटिक, बलाटिक में कौन है? लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये तीनों कंट्रीज मिलके, इन तीनों को बलाटिक रिपब्लिक कहा जाता है, इन तीनों को मिला के। तो इसके अंदर से लिथुआनिया ने कहा कि मेरे को इंडिपेंडेंट बनाओ, तो इन दोनों ने भी कह दिया कि हमें भी इंडिपेंडेंट बनाओ। पहला मांगने वाला कौन था? लिथुआनिया। और यूक्रेन और जॉर्जिया, इनका भी फिर होने लगा कि हमें भी इंडिपेंडेंस दो। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए सारे के सारे यहाँ से जाने लग गए यूएसएसआर से। जो वेस्टर्न मतलब यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी ना, जैसे मैंने ये बताई है तीनों आपको, यूक्रेन बताया, जॉर्जिया बताया, इन सबको तो पता लग गया कि भाई ये जो मिखाइल गोर्बाचेव कह रहा है ये गलत ही कह रहा है, उसका कोई मोल मूल नहीं है, सही टाइम पे नहीं लगा रहा है, रिफॉर्म्स को गलत लगा रहा है। तो इन्होंने तो इंडिपेंडेंस मांग ली। लेकिन कुछ कंट्रीज थे जो थे सेंट्रल एशिया के, जैसे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया और अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज थी ना, ये उनको ऐसे लगता था हम यूएसएसआर में ही लें, ठीक है, यूएसएसआर में विलीन रहे, यूएसएसआर में ही रहे, तो इंडिपेंडेंट कंट्री ना बने, इनको ऐसा लगता था सही है। और फिर क्या हुआ 1991 के अंदर CIS आया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ये आया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मतलब सारे के सारे जो अपने अपने देश है ना, वो अपना अपना इंडिपेंडेंट देश बनाते चले गए। कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंटरनेशनल स्टेट्स, ऐसा सब कुछ नाम है। ये आया और इसकी वजह से सारे के सारे देश अपना अपना अलग अलग नेशन बनाते हुए चले गए। तो इनको भी, मतलब जो सेंट्रल एशिया के देश थे ना, इनको भी अपना अपना स्टेट बनाना पड़ गया था उस टाइम पे। ये रिफॉर्म्स भी कौन लेके आया था? मिखाइल गोर्बाचेव लेके आया था। तो इस वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। एक तो मतलब मैंने आपको डिसइंटीग्रेशन के कितने कॉज बताए, धीरे धीरे उसको फिर से लिखते हैं। पहला कॉज क्या था? रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स कॉज थे कौन से? पॉलिटिकल रिफॉर्म कॉज था, इकोनॉमिकल रिफॉर्म कॉज था, और एक सोशल रिफॉर्म कॉज था। एक कॉज क्या था कि भाई स्टैगनेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का स्टैगनेंट एक कॉज था। इस वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर में डिसइंटीग्रेशन होता चला गया। यानी मिखाइल गोर्बाचेव एक तो इसका रीजन था, और एक ये इसका रीजन था। मतलब लीडर्स तो सारे रीजन पे थे, पर एक ये बाहर आ गया, मिखाइल गोर्बाचेव। फिर उसके बाद में क्या, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म के कारण क्या हुआ, जो मिखाइल गोर्बाचेव था उसका तख्ता पलट हो गया, मतलब फ्लॉप हो गया, तख्ता पलट हो गया। और अगला जो बना, मतलब अगला जो लीडर बना वो था बोरिस येलेनस्टाइन, ये लीडर बना, बोरिस येलेनस्टाइन यहाँ का लीडर बना। उसके बाद में क्या होता है कि ये ना धीरे 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 रिफॉर्म्स करता चलता है, इंटरनली भी करता चलता है। फिर इसको पता लगता है कि भाई हमें ना कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहिए, मतलब कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहिए। तो होता ये है कि शॉक थेरेपी आती है, फिर शॉक थेरेपी।
इसके बारे में पढ़ते हैं। और जितना मैंने आपको पहले समझाया कि सोवियत था, उसने उसके अंदर ये करते थे, वो उसके इम्पोर्टेंस ये थी, इसके फीचर्स ये थे कि भाई वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा थे उसके अंदर, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो भी थोड़ी ठीक ही थी, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे थे, ट्रेड अच्छा होता था, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका अच्छा था सोवियत का। मैंने आपको ये बातें बताई सोवियत के बारे में। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, उसकी इकोनॉमी कैसे डाउन चली गई, ये भी मैंने आपको बताया। अब इकोनॉमी को सही करने का तरीका क्या है, वो शॉक थेरेपी। कौन देता है, ये देता है आईएमएफ। आईएमएफ इस शॉक थेरेपी को देता है। तो आप एक बार इतना याद रखो, आईएमएफ इस शॉक थेरेपी को देता है। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ उससे पहले, मैं आपको भूल गई बताना कि डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई अगर डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, तो आगे क्या हुआ, मतलब अब तो यूएसएसआर टूट गया, तो हुआ क्या, नाटो के अंदर बहुत सी कंट्रियां जुड़ने लग गई। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, नई इंडिपेंडेंट कंट्री आ गई वर्ल्ड के अंदर, नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज का आना शुरू हो गया है। तीसरा क्या था, दो सुपर पावर्स थे, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर जब टूट गया तो बचा कौन, यूएसए। सबको लगा कि भाई अगर मान लो दो फेज हो सकते हैं, या तो मल्टीपोलर, या हो सकता है यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा कि यूएसएसआर के टूटने के बाद बहुत सी कंट्रीज ऐसी निकलेगी जो मिलिट्री में भी अच्छी होंगी, जो इकोनॉमी में भी अच्छी होंगी, स्पेस में भी अच्छी होंगी, टेक्नोलॉजी में भी अच्छी होंगी, सब में अच्छी होंगी, हेल्थ भी उनकी अच्छी होगी, तो वो सारी मल्टीपोलर हो जाएंगी सारी की सारी कंट्रीज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये बाद में चलकर होगा। हुआ क्या, यूनिपोलर। जो अमेरिका था वो यूनिपोलर बन गया, एक ऐसी कंट्री बन गई जो सुपर पावर बनी, सोल मतलब अकेली सुपर पावर यूएस, यानी यूएस का वर्चस्व रहा कायम, मतलब ऊपर, सबसे ऊपर कौन, यूएस। ये था कॉन्सिक्वेंस डिसइंटीग्रेशन के। ये डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो यही था कि यूएसए अकेला बन चुका है सुपर पावर। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, यूएसए के पास सारी चीजों का लीडर। यूएसए के अंदर क्या है, वर्ल्ड बैंक यूएसए के अंदर है, आईएमएफ यूएसए के अंदर है। इन दोनों के होने से बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है, इनका सारा कंट्रोल यूएसए के हाथ में है। तो अब मैंने आपको बताया शॉक थेरेपी, देता कौन है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में डिफरेंस क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, हमारी बुक में तो सिंपली ऐसे दिया हुआ है कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने शॉक थेरेपी दी, बट रियलिटी में जब हम डीप पढ़ते हैं, जब यूपीएससी लेवल का पढ़ते हैं, तो हम ये जानेंगे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में एक डिफरेंस है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन देता है, मान लो हमें हमारे इंडिया के लिए या किसी देश के लिए हमें कोई चीज बनानी है, मतलब ब्रिज बनवाने हैं, फ्लाईओवर्स बनवाने हैं, या फिर हमें कोई डैम बनवाने हैं, स्टील प्लांट्स बनवाने हैं, कोई और चीजें बनवानी है, तो हम जाके वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं और वर्ल्ड बैंक हमें लोन देगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी पूरी तबाह हो जाती है, खराब हो जाती है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आईएमएफ हमें क्या देगा, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में क्या करेगा, ये जो सोशलिज्म होगा ना, उसको वो कन्वर्ट कर देगा कैपिटलिज्म में, मतलब सोशलिज्म को कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करना ही शॉक थेरेपी है। और आईएमएफ सिर्फ शॉक थेरेपी नहीं देता, मान लो किसी की इकोनॉमी पूरी तबाह हो गई तो वो उसको पैसे देता है अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। और अगर कोई कंट्री चाहता है कि भाई मेरी इकोनॉमी पूरी स्टेगनेंट हो गई है, मुझे सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में आना है, तो वो उसको शॉक थेरेपी देता है। इसमें ये क्या करता है कि पूरे के पूरे इकोनॉमी शॉक थेरेपी की वजह से ध्वस्त हो जाती है, सारी सब्सिडीज को हटाना पड़ता है। रशिया ने तो दी भी बहुत थी सब्सिडीज, सारी हटानी पड़ेगी। इस वजह से क्या हुआ, शॉक थेरेपी के, अब मैं बताती हूँ आपको कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ, शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ, लार्जेस्ट गैरेज सेल
इसमें क्या हुआ, जो रशिया था ना, रशिया की जो इंडस्ट्रीज थी, रशिया की इकोनॉमी शॉक थेरेपी की वजह से इतनी डाउन चली गई। होता ही है शॉक थेरेपी, कोई भी ले मतलब कंट्री, तो उसमें इकोनॉमी स्टेगनेंट तो होगी, पूरी ध्वस्त हो जाएगी। तो लार्जेस्ट कैरेस शिल में क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज थी ना सोवियत की, वो इतनी ज्यादा मतलब गिर चुकी थी कि लोग अपने इंडस्ट्रीज को बहुत सस्ते दाम पे बेच रहे थे। भाई इंडस्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सारी सस्ते दामों पे, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वो सारी सस्ते सस्ते दामों पे बिक रही थी, सेल लगी हुई थी। तो सारे लोगों ने सेल में पार्टिसिपेट किया। लोगों के पास इतनी पैसे की कमी थी कि जो वाउचर्स मिलते थे ना सेल में जाने के, वो वाउचर्स भी ब्लैक मार्केट में बेच देते थे ताकि उनके पास पैसे आ सके। इतनी ज्यादा कमी थी पैसे की, कमी इतनी पैसे की होने की वजह से इम्पोर्ट भी करवाना पड़ा, खाने को इम्पोर्ट करवाना पड़ा। यानी गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होगी तो देश कौन चलाएगा, इकोनॉमी कौन डेवलप करेगा, प्राइवेट। इसी वजह से कैपिटल का आना शुरू हो गया, कैपिटलिज्म का आना शुरू हो गया। मतलब फिर लार्जेस्ट क्या सेल लगी यूएसए में, मतलब यूएसएसआर के अंदर, तो डिसइंटीग्रेट हो गया था। रशिया में नहीं लगी, जो और देश थे ना ईस्टर्न जो चाहते थे उनमें लगी। तो यूएसएसआर हम मान के चलते यूएसएसआर में लगी है, ठीक है। लार्जेस्ट कैरेट सेल लगी, शॉक थेरेपी की वजह से उनकी इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो गई। फिर पता चला 1989 के अंदर उनकी इकोनॉमी जितनी अच्छी थी ना उतनी ही बुरी हो गई उनकी इकोनॉमी 1991 में। जितनी अच्छी थी 1989 में उतनी बुरी हो गई 1991 के अंदर इनकी इकोनॉमी जाके। फिर क्या होता है, कुओप आता है, एक हमने पढ़ा था 1991 के अंदर कुओप आता है और बोरिस जेलनस्टाइन हमारे लीडर बनते हैं। तो वो इंटरनली भी काम करना शुरू कर दिया। रशिया के अंदर इतनी बड़ी शॉक थेरेपी आ चुकी थी। अब आगे हम